हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करना आप अच्छे होंगे। तो कक्षा 10 साइंस यानी विज्ञान के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साथियों। तो आप हमारे साथ बिल्कुल लास्ट तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो वो आपको परीक्षा में बहुत अच्छे से पेपर करने के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो। तो साथियों देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 9 है, पार्ट 1 और आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये देखो नोट्स में लिखा है, ये नोट्स पढ़कर आप 95% नंबर बना सकते हैं। बात सही है साथियों। यदि आप अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, यदि आप ये नोट्स देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे नंबर से आप पास होंगे। क्योंकि इस नोट्स में उतना ही लिखा गया है जितना आपको जल्दी याद हो जाए और जितने से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में काम चल जाए। तो चलिए हम देख लेते हैं आनुवांशिकी क्या है। तो इसमें दो पार्ट। पहला क्या है, आनुवांशिकता वंशागति, विभिन्न लक्षणों का पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। और नंबर 2 क्या है, विभिन्न विविधता, यह जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था। अब इसमें से देखो, इसमें भी दो पार्ट हुए हैं। एक क्या है, नंबर 1 शारीरिक कोशिका विभिन्नता और नंबर 2 जनन कोशिका विभिन्नता। इसमें दो कोशिका विभिन्नताएं हैं। तो इसमें है क्या, यह शारीरिकी कोशिका में आती है। अगला नंबर है ए, अगली पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होते। अगला नंबर क्या है, जैव विकास में सहायक नहीं है, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। अब इधर क्या होगा, यह जनन कोशिका में आती है। ए, अगली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं, जैव विकास में सहायक होते हैं, इन्हें आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। अब इसमें क्या है, उदाहरण देखो, इस पहले वाले का उदाहरण क्या है, कानों में छेद करना, कुत्तों में पूंछ काटना, कुत्तों में पूंछ काटना। अब इसमें क्या उदाहरण, मानव के बालों का रंग, मानव की लंबाई इसमें है। अब देखिए साथियों, जन्म के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। तो विभिन्नताएं क्या क्या है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। आप देख सकते हैं अलैंगिक जनन में क्या है, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होगी, डीएनए प्राकृतिक समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती हैं। और लैंगिक जनन में साथियों अपेक्षाकृत विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक होगी, क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के वियोजन द्वारा। यहाँ तक आप साथियों नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम थोड़ा देखते हैं और चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अब क्या है, विभिन्नता के लाभ। नंबर 1, प्राकृतिक की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उदाहरण, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी में बचने की संभावना अधिक होती है। नंबर अगला क्या है, पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम के आधार पर बनता है। अब अगला है क्या, आनुवांशिकता, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक जीव के लक्षणों का उसकी संतति में वंशागत होने तथा उसमें उत्पन्न विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जनक जीवों में संतति में लक्षणों के संचरण को आनुवांशिकता कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए तथा वंशागति के नियम प्रतिपादित किए। मेंडल के कार्यों के आधार पर उन्हें आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। अब अगला है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन। अब क्यों मटर का पौधा ही क्यों लिया गया था, दूसरा पौधा क्यों नहीं, इसी के बारे में बता रहा है। नंबर 1,
मटर एक वर्षीय पादप है अर्थात इसका जीवन चक्र वर्षों में पूरा हो जाता है, इसलिए कम समय में मटर की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। पहला नंबर हो गया। नंबर 2, मटर का फूल द्विलिंगी है, इसमें स्वपरागण के द्वारा समयुग्मजी शुद्ध पादप का वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। साथियों इसमें 2 प्रकार के होते हैं, लाल सफ़ेद या बैंगनी सफ़ेद पुष्प हो जाते हैं, 2 प्रकार के पुष्प। अब क्या है, इसके पुष्पों में विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। अब अगला नंबर, इसके पौधे विभिन्न विपरीत विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। देख सकते हैं साथियों। इसके बाद फिर चलिए अब आगे अब मेंडल के वंशागति के नियम में आता है प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले एक ही जाति के 2 पौधे या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी की संतानों में विरोधी लक्षणों में से प्रभावी लक्षण तो प्रकट हो जाते हैं ज़्यादा है तथा अप्रभावी लक्षण दबा रहता है। नंबर 2 क्या है, पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के पौधों या जनकों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी प्रथम पीढ़ी F1 के पौधे संकर होते हैं और प्रभावी लक्षण को प्रकट करते हैं। उनकी दूसरी पीढ़ी F2 के पौधों की एक निश्चित संख्या 1:2:1 फिर शुद्ध हो जाती है अर्थात ये लक्षण दूसरी पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं। और नंबर 3 क्या है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इस नियम के अनुसार जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले एक ही जाति के 2 पौधों के बीच पर परागण द्वारा एक ही साथ संकरण कराया जाता है तो उसमें विपरीत लक्षणों का जोड़ा स्वतंत्रतापूर्वक अपना प्रदर्शन करता है। तो साथियों यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। तो साथियों मेंडल का योगदान क्या था। मेंडल ने वंशागति कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए। मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे विपर्यासी 7 विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। देख सकते हैं लक्षण है, प्रभावी है, अप्रभावी। पहले में क्या है, नंबर 1 पे क्या है, बीज का आकार एक गोल होता है, फिर अप्रभावी झुर्रीदार। बीज का रंग कैसा होता है, पीला होता है, हरा होता है। फूलों का रंग बैंगनी सफ़ेद। फली का आकार फूली हुई सिकुड़ी हुई। देख सकते हैं फली का रंग हरा पीला, मटर हरा पीला होता ही है। पुष्प की स्थिति कच्छी और आग्रस्त कच्छी आग्रस्त। पादप की ऊंचाई लंबा बौना, एक पौधा लंबा हो तो बौना होगा। साथियों यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम प्रोवाइड कराता हूँ। चलिए नोट करिए इसको। चलिए अब जो है पार्ट 2 देखिए साथियों। पार्ट 2 में क्या है, तो पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। मनुष्य में 33 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स, 23 जोड़ी देख सकते हैं और 22 जोड़ी
जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जबकि 23वां जोड़ा लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुषों में 23वें जोड़े के गुणसूत्र में एक गुणसूत्र एक्स तथा दूसरा गुणसूत्र वाई होता है। स्त्रियों में 23वें गुणसूत्र के दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स होते हैं। एक्स गुणसूत्र मादा संतान के लक्षण धारण करते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र नर जननांग के नर संतान के लक्षण धारण करते हैं। अन्य सभी ऑटोसोम्स दैहिक लक्षणों को धारण करते हैं। नोट क्या है, युग्मक बनते समय पुरुष के आधे शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र तथा आधे शुक्राणुओं में वाई गुणसूत्र होते हैं। मादा में केवल एक ही युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है, जिसमें एक्स गुणसूत्र स्थित होता है। जब पुरुष का एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु से निषेचन करता है तो पैदा होने वाली संतान लड़की होती है। यदि पुरुष का वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु में से निषेचन करता है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होती है। देख सकते हैं। अब क्या है आगे, उपार्जित लक्षण वे लक्षण जिसे कोई जीव अपने जीवन काल में अर्जित करता है उसे उपार्जित लक्षण कहते हैं। उदाहरण, अल्प पोषित भ्रूण के भार में कमी। अब अगला क्या है, उपार्जित लक्षणों को क्या है, ये लक्षण जीवों द्वारा अपने जीवन काल में प्राप्त किए जाते हैं। ये लक्षण जैव विकास में सहायक नहीं हैं। अनुवांशिक लक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है उसे अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। मानव की आँखों व बालों के रंग। अनुवांशिक लक्षणों को है, ये लक्षण जीवों में वंशानुगत होते हैं। ये लक्षण जैव विकास में सहायक होते हैं। जाति उद्भव पूर्व स्पर्शीज से एक नई स्पीसीज का बनना जाति उद्भव कहलाता है। नई स्पीसीज के लिए वर्तमान स्पीसीज के सदस्यों का परिवर्तनशील पर्यावरण में जीवित बने रहना है। इन सदस्यों को नए पर्यावरण में जीवित रहने के लिए कुछ बाह्य लक्षणों में परिवर्तन करना पड़ता है। अब जाति उद्भव कारण, आनुवंशिक विचलन किसी एक समष्टि की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में सापेक्ष जीन्स की बारंबारता में अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना आनुवंशिक विचलन कहलाता है। भौतिक पृथक्करण, किसी जनसंख्या के बीच जीन्स प्रवाह को भौगोलिक आकृतियां जैसे पर्वत, नदियां, समुद्र इत्यादि रोकती हैं, जिससे एक ही समष्टि के जीव पृथक हो जाते हैं। इसके कारण इनका प्राकृतिक वर्ण भी विलग हो जाता है। इसे भौगोलिक पृथक्करण कहते हैं। प्राकृतिक वर्ण क्या है साथियों? वर्ण चयन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने पर्यावरण के प्रति बेहतर अनुकूलित होते हैं और अपने उत्तर जीविता के बनाए रखते हुए अधिक संतानें उत्पन्न करता है। अब क्या है, आनुवंशिक विचलन का कारण डीएनए में परिवर्तन, गुणसूत्रों में परिवर्तन। तो विकास एवं वर्गीकरण, जीवधारी के भ्रूणीय परिवर्तन के समय उसके विकास क्रम की पुनरावृत्ति होती है, अतः इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अर्नेस्ट हेकल ने किया। इसके अनुसार जीवधारी व्यक्तिवृत्त में पूर्वजों के विकासीय इतिहास को दोहराता है। उदाहरण के लिए किसी स्तनधारी भ्रूण के परिवर्तन के समय भ्रूणावस्था पहले मछली, फिर उभयचर से तथा उसके बाद सरीसृप से मिलती है। समजात अंग, ऐसे अंग जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में समान होते हैं तथा
जिन्हें कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, जिनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, यह समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण जैसे घोड़े के अग्रपाद, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख, मनुष्य के हाथ आदि क्या है? समजात अंग है साथियों। समरूप अंग ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना भिन्न भिन्न होती है किंतु कार्य समान होते हैं, समृद्ध अंग कहलाते हैं। जैसे तितली के पंख एवं चमगादड़ पंख आदि। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। जीवाश्म प्राचीन काल के जीवों के अवशेष जो प्राचीन काल में पृथ्वी पर पाए जाते थे किंतु अब जीवित नहीं हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। अब क्या है, ये अवशेष प्राचीन समय में मूल मृत जीवों के संपूर्ण अपूर्ण भंग या अन्य भाग के अवशेष या उन अंगों को ठोस मिट्टी, शैल तथा चिन्हों पर बने चिन्ह होते हैं। चट्टानों मिट्टी, शैल तथा चट्टानों पर बने चित्र होते हैं। फॉसिल डेंटिंग विधि से जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के अनुरूप या अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जा सकता है। विकास के चरण। विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ है। आँख का विकास, जटिल अंगों का विकास डीएनए में मात्र एक परिवर्तन द्वारा संभव नहीं है, एक क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में होता है। अब क्या है, प्लेनेरिया में अति सरल आँख होती है, कीटों में जटिल आँख होती है, मानव में द्विनेत्री आँख होती है। अब साथियों अगला क्या है, पंखों का विकास। पंख पर ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। मानव विकास क्या है, मानव विकास के अध्ययन में मुख्य साधन उत्खनन, समय निर्धारण, डीएनए अनुक्रमण का निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन। मानव प्राचीनतम सदस्य अमेरिका मूल में खोजा गया। तो यहाँ तक अब साथियों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए पूरा ले लीजिए, ये हुआ पूरा साथियों। अब प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि आप नए जुड़े हों साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, जिससे मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं आपका सबसे पहले पहुँचे। तो साथियों यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप वीडियो को रोक कर भी देख लेंगे, तभी पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए साथियों, आप लोग इतनी देर जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।